हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, यानी क्लास 12th की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी या कि आप कह सकते हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक पार्ट है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका एक पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब डीएनए से डीएनए टेम्पलेट से उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को बनाया जाता है, तब उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो लेट्स स्टार्ट। So first of all, you can see here we have the definition of transcription, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA। ये बात आप ध्यान रखें। वैसे आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, दिस इज अ क्विक रिवीजन ओनली, तो मैं एक क्विक रिवीजन देने वाला हूँ। पूरे सारे के सारे टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपने ये पढ़ रखा होगा कि डीएनए जो है उससे आरएनए में कन्वर्ट होने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, बट ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड, जिसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है दैट इज कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड, और जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। वाई बोथ ऑफ स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड, ये क्वेश्चन हो जाता है कई बार कि दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी क्यों नहीं किया जाता। तो इसके जो है दो आंसर्स हैं जो कि इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। इसके दो आंसर जो कि दोनों के दोनों इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। फर्स्ट आंसर ये है कि अगर दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी होंगे तो जो भी हमारा जिस कैरेक्टर को हम आगे एक्सप्रेस करने वाले हैं फ्रॉम द डीएनए, उसके बाद ट्रांसलेशन के बाद, तो वो कैरेक्टर जो है हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट वाला कैरेक्टर भी हो सकता है एक्सप्रेस हो रहा हो दूसरे वाले आरएनए में। और दूसरा ये रीज़न है कि अगर दोनों के दोनों डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा दोनों स्ट्रैंड का, तो जो आरएनएस फॉर्म होंगे वो दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो दोनों आपस में जुड़ के ही एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जो कि जिसका कि आगे ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, और हमारा प्रोसेस यहीं पे सेंट्रल डोग्मा का रुक जाएगा। आपको पता है सेंट्रल डोग्मा इज बेसिकली डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। तो इसमें जो है अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो हमारा जो प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं हो। आगे हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी, जिससे हमारी ट्रांसक्रिप्शन हो सके, जिसके ऊपर हमारी ट्रांसक्रिप्शन बेस्ड है। सो वी हैव थ्री बेसिक मटेरियल्स राइट हियर, और यू कैन से थ्री बेसिक सब्सटेंसेस, और सेल के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स। जो डीएनए के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स है, अ प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर। ये जो है डीएनए प्रेजेंट कुछ स्पेशल साइट्स को कहते हैं, जिनके आगे हम डायग्राम में देखने वाले हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम we have all the three. Here we have the promoter, terminator, and in between the structural gene, right? तो होता क्या है कि जो promoter and terminator है, ये स्पेसिफिक साइट्स होती हैं ऑन द डीएनए फ्रेगमेंट। इसे किस तरीके से आप इसकी पोजीशनिंग देते हैं, क्योंकि हर एक जो पार्ट होता है डीएनए का, डीएनए के ऊपर उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम काउंट करते हैं फ्रॉम 3' to 5' और 5' to 3', इस तरीके से हम लेते हैं। तो जो इन दोनों का एड्रेस होता है, इन दोनों का जो पोजीशनिंग होता है, वो हम लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ये आगे लिखा भी हुआ है, तो उसको मैं रीड नहीं करने वाला, डायरेक्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको जो है हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और जो भी हम बात करते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। बट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड जो नाम दिया गया है इसे, ये एक मिसनॉमर है। और प्रोमोटर जीन उस स्पेसिफिक साइट या को कहते हैं डीएनए के, जो कि प्रमोट करेगा द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, विच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो है प्रमोटर साइट पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यू नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में। वहीं टर्मिनेटर साइट जो है आपकी ऐसी साइट होती है जहाँ पे स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए जो बन चुका होता है वो वहाँ से निकल जाता है। आगे में दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, और बेसिकली जो जीन है उसके बारे में पढ़ने वाले। जीन किसे कहते हैं? जीन जो है डीएनए का वो पार्ट है जो कि आगे चल के किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट या फिर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है।
तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि ये डीएनए की ये वो यूनिट है जिससे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या फिर ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होता है। दो देयर इज नो एम्बिगिटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। अब ये क्लियर है हमारे पास कि जो जीन है वो डीएनए के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हमें ये पता है कि डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि दीज सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ डीएनए, इज कॉल्ड अ जीन। इस तरीके से हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। अगेन देखिए कि द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन, यानी वो डीएनए सीक्वेंस जो कि टीआरएनए या आरएनए मॉलिक्यूल के लिए जो कोड कर सकते हैं उनको हम जीन कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली जो आरएनए है वही आगे चल के प्रोटीन बनाने वाला है जो कि कोई भी कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट हमारा शो करेगा, राइट। हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, ये वर्ड आप ध्यान रखें कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन में आपको पता है एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर सके, दैट इज कॉल्ड अ सिस्ट्रॉन। द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड said as monocystonic that is mostly in eukaryotic, यानी कि एक स्ट्रक्चरल जीन है हमारे पास, उसमें अगर एक ही सिस्टोन है, यानी कि वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन से जो भी आरएनए बनेगा वो सिर्फ एक ही टाइप के पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर सकता है। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड अ मोनोसिस्टोनिक यूनिट, राइट। वहीं अगर और पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। ये पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है कि एक ही जो स्ट्रक्चरल जीन था उसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन होंगे, यानी वो जो है बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या फिर पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर सकता है, राइट। In eukaryotes, the monocystonic structural gene have interrupted coding sequence. The gene in eukaryotes are split. इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक वन सेकेंड, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है एंड यहाँ पे इतना एरिया जो है यहाँ पे हमारा एक जीन देता है बॉडी पिगमेंटेशन का, राइट, मेलेनिन के लिए कोड करेगा। देन यहाँ पे अगेन एक सेगमेंट है, देन यहाँ पे अगेन एक सेगमेंट है, यानी कि हमें जो चाहिए वो सेगमेंट ये है और ये है। बीच में कुछ इंटरप्टेड सेगमेंट्स होते हैं जिनकी हमें नीड नहीं होती है, विच आर बेसिकली यूजलेस, बट वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें आरएनए को आगे चल के जो है प्रोसेसिंग करनी पड़ती है आरएनए की, और उसको जो है इन पार्ट्स को जिसे कहते हैं इंट्रॉन्स हमें रिमूव कराना पड़ता है, राइट। अगेन देखें कि वो सीक्वेंसेस डीएनए के वो पार्ट स्ट्रक्चरल जीन के जो कि किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं विच आर यूजफुल, उनको कहते हैं एक्सॉन्स, और जो यूजलेस होते हैं या फिर किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड नहीं करते हैं दे आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। वैसे ही एक अमीनो एसिड के लिए कोड हो सकता है कर रहे हो, बट दे आर नॉट बेसिकली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड जिसकी हमें उस टाइम नीड है, राइट। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulator sequence of the structural gene. Hence, sometimes the regularity sequence are loosely defined as regularity gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. इसमें क्या होता है कि कई बार इनहेरिटेंस में ये भी देखा गया है कि जो हमारे प्रमोटर एंड जो रेगुलेटर जीन जो सीक्वेंसेस हैं, कई बार वो भी जो है ऐसा रोल प्ले कर देते हैं कि कभी उन्हीं की वजह से जो है कुछ ट्रेट्स डिफाइन हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हम उनको भी जो है वो भी पेरेंट्स से ही एक्वायर होते हैं, तो और उन पे डिपेंड करते हैं जो ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं या नहीं। तो कई बार उनको भी जो है स्ट्रक्चरल और रेगुलेटर प्रमोटर जीन कह दिया जाता है। आगे देखा हम टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है, यानी हम आपको पता होगा कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जो है आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो तीनों के तीनों टाइप है, दैट इज आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए। एमआरएनए वो आरएनए है जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, यानी आगे चल के जो भी डीएनए से मैसेज मिला है वो उसे आगे चल के पॉलीपेप्टाइड या कह सकते हैं प्रोटीन की फॉर्म में एनकोड करेगा एंड वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा किसी स्पेसिफिक ट्रेट को डायरेक्टली। वहीं आरआरएनए जो है आपका स्पेसिफिक आरआरएनए
ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपको पता है राइबोसोम्स जो है आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि दो चीज़ों से ही बना होता है। द नंबर वन इज प्रोटीन जो कि कुछ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, एंड नंबर टू इज योर आरएनए। आरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक आरएनए होता है, इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, राइट। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज टी आरएनए। टी आरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है, ट्रांसलेशन का पार्ट है वो कि टी आर एन ए का जो है एक स्पेसिफिक जो शेप है या फिर डिज़ाइन है जिसकी वजह से वो अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र कर पाता है या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट कर पाता है, राइट। So that's why it is called transfer RNA. Bacteria, there are three major types of RNA, that is mRNA, tRNA and rRNA. Actually यहाँ पे अभी बैक्टीरिया की बात की गई है, ये हर ऑर्गेनिज्म में तीन टाइप के होते हैं। All three RNA are needed to be synthesize a protein in a cell, क्योंकि mRNA जो है वो टेम्पलेट बनता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस में, tRNA अमीनो एसिड को लेके आता है और rRNA तो खुद ही राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रांसलेशन, राइट। The mRNA provides the template, tRNA brings amino acid and reads the genetic code। मैंने आपको बताया कि जो mRNA है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है और जो tRNA है वो अमीनो एसिड को लेके आता है और जो टेम्पलेट है यानी mRNA को रीड करता है एंड उसके ऊपर जो है, मान लीजिए ये tRNA है, mRNA है, तो tRNA ले आके इसके ऊपर अमीनो एसिड को ऐसे स्टिक करता जाएगा, इन सबके बीच में बॉन्ड बनेगा एंड पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, राइट। तो मतलब ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इन ट्रांसलेशन। There is a single DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria। जो बैक्टीरिया है उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का प्रेजेंट होता है इन द बैक्टीरिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस स्टेप में होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर साइट पे बाइंड करती है, क्योंकि प्रोमोटर साइट पे मैंने बताया था कुछ ऐसे स्पेसिफिक जो आपकी साइट होती है, कुछ न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि मोस्टली हेल्प करते हैं द RNA polymerase to bind with with the DNA template DNA and start the transcription. It uses nucleoside triphosphate as substrate। ये क्या करता है कि जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है यानी किसी भी न्यूक्लियोसाइड, क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इज बेसिकली योर शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, जिसमें अगर एक फॉस्फेट लग जाए then it becomes nucleotide, but यहाँ पे तीन फॉस्फेट लगे हुए हैं and this is also used as the energy giving molecule। जिस तरीके से हमारा ATP होता है, it is adenine triphosphate, इसी तरह यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है जो कि सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट चाहिए ही उसे ज्वाइन करके एक आरएनए बनाने के लिए। साथ ही साथ उनके जो तीन फॉस्फेट बॉन्ड है उनमें से दो इजीली ब्रेक हो सकते हैं और हाई एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट। हम इस डायग्राम में देखें तो ये है प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, जहाँ पे प्रोमोटर साइट पे जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया है। बैक्टीरिया में इसकी बाइंडिंग के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली उसे सिग्मा फैक्टर्स के नाम से दिया हुआ है कि जो सिग्मा फैक्टर है वो एक मॉलिक्यूल नहीं है कोई स्पेसिफिकली, ये बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद द डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, देखिए इलॉन्गेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, एलोंगेशन में क्या होता है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे धीरे धीरे करके डीएनए टेम्पलेट पे आगे बढ़ता जाएगा एंड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल यूज करते हुए उसे जोड़ते हुए आपका आरएनए देखिए बनाता जा रहा है, आरएनए जो है वो बनाता जा रहा है। उसके बाद इसे कहते हैं एलोंगेशन, यानी आरएनए की एलोंगेशन होगी। देन वी हैव द फाइनल स्टेप दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में होता क्या है कि जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ता जा रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, फाइनली एक साइट ऐसी आएगी जो कि टर्मिनेशन साइट होगी या फिर टर्मिनेटर साइट होगी, टर्मिनेशन जीन होगी। इस जगह पे जाके क्या होगा कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज था वो डीएनए से डिटैच हो जाएगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस होंगे जो कि आरएनए से इसको डिटैच करवा देंगे, और जब ये डिटैच हो जाएगा तो साथ साथ आपका आरएनए जो है जो हमारा बना है, ये कोई भी आरएनए हो सकता है, एमआरएनए से लेके आरएनए तक,
ये वो जो है साथ साथ में डिटैच हो जाएगा और ये जो है साइटोप्लाज्म में चला जाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। और जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको जो डीएनए है उससे निकालने के लिए अगेन मैंने कहा था कि कुछ फैक्टर्स हमेशा नेसेसरी होते हैं। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं उनको नाम दे दिया गया है, जो बंच ऑफ फैक्टर्स हैं उन सबको एक साथ नाम दे दिया गया है, दैट इज रो फैक्टर, राइट। रो फैक्टर और वहाँ पे सिग्मा फैक्टर, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 12 एंड नीट एग्जामिनेशन, राइट। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है टर्मिनेशन तक, दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन। आगे हम देखेंगे एन इंटरव्यूइंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द थ्री स्टेप्स विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। जो आरएनए पॉलीमरेज है तीनों स्टेप्स कैसे कर लेता है? द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, राइट। सिर्फ एलोंगेशन की प्रोसेस कर सकता है। इसको जोड़ने के लिए और हटाने के लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए क्योंकि जो एक कोई भी आपको पता होगा कि एंजाइम का जो एक्शन होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है। वो एक स्पेसिफिक एक्शन ही परफॉर्म करेगा, या तो वो एलोंगेशन कर सकता था या फिर टर्मिनेशन या फिर जो है प्रमोशन कर सकता था। तो इन तीनों को करने के लिए इसको जो है कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए। सो जो आपका प्रमोटर साइट था वहाँ पे इसको ज्वाइन कराने के लिए इनिशिएशन फैक्टर या फिर सिग्मा फैक्टर था, एंड इसको रिमूव कराने के लिए वी हैड द टर्मिनेशन फैक्टर और द रो फैक्टर, राइट। देन वी हैव इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी कि हम अब पहुंच चुके हैं यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में किस तरीके से जो है पॉलीमराइजेशन होता है आरएनए का, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बैक्टीरिया है उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जो कि यूकैरियोट्स में नहीं होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स या फिर जो बैक्टीरिया है उनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म ओनली। साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होता है और आपको पता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होती है। सो दोनों की दोनों चीज़ें से साइटोप्लाज्म में करनी है, तो ये दोनों जो है बहुत ही एफिशिएंटली और फास्ट करने के लिए जैसे ही आरएनए जो है, मान लीजिए कि इतना आरएनए आपका बन गया, यहाँ पे अभी आपका आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है डीएनए से, साथ में जो है आपका राइबोसोम भी अटैच हो जाता है पीछे जितना आरएनए बन गया, और उसको ट्रांसलेशन भी करने लग जाता है साथ ही साथ। यानी अगर वो एमआरएनए है तो उसका ट्रांसलेशन भी साथ ही साथ स्टार्ट हो जाता है। ये दो कारणों से हो पाता है। पहला तो ये कि साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है और ट्रांसलेशन भी वहीं होना होता है, तो इजीली हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका बैक्टीरिया है या फिर प्रोकैरियोट्स है, मैंने उसमें बताया था कि आपके उस वो जो है मोनोसिस्टोनिक होते हैं। मोनोसिस्टोनिक होने का मतलब है एक ही सिस्टोन है और उसमें कोई इंट्रॉन नहीं है। इंट्रॉन नहीं है, उसे कोई रिमूव कराने की टेंशन नहीं है, कोई रिमूव उसे कराना नहीं है। साथ ही जो एमआरएनए आपका निकलता है वही मैच्योर आरएनए है और एमआरएनए है, और उसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। जबकि इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं? There are at least 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to RNA polymerase found in organelles, right? तो ये जो है टोटल जो है 4 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। ये बात आप एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी में ही है। दैट्स व्हाई इट इज सेड समटाइम्स कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज एनफ, क्योंकि एनसीईआरटी में कई ऐसी एडिशनल एंड हिडन इन्फॉर्मेशन होती है विच यू आर नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड, और वो आपको कभी नहीं मिलने वाली है, राइट। तो समटाइम्स यू जस्ट थिंक कि एनसीईआरटी जो है वो इनफ नहीं है, एनसीईआरटी में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यू डोंट रीड द एनसीईआरटी इन दैट मच बेटर वे। तो जो एनसीईआरटी को रीड करने का राइट वे है वो जानना सीखिए। सबसे पहली बात तो कि एनसीईआरटी को आपको डबल डिजिट्स में पढ़ना पड़ेगा, यानी 10 और 10 से ज़्यादा टाइम्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, हायर एग्जामिनेशन लाइक नीट और एम्स लाइक। और अगर आप 12th के लिए भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट रीड इट 3 to 4 टाइम्स। अगर एनसीईआरटी को, एटलीस्ट बायोलॉजी के एनसीईआरटी को अगर आप 3 to 4 टाइम्स रीड करते हैं, देन यू अंडरस्टैंड कि कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हर बार रीड करने पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी विच यू विल नॉट गेट इन द फर्स्ट टाइम, राइट। ऑल्सो आप जो है एक एक लाइन को ध्यान से पढ़े, एक एक वर्ड को। कई ऐसे पेजेस हैं जैसे समरी है, फर्स्ट पेज है इंट्रो का, उन्हें जो है आप मिस कर देते हैं। सो डोंट मिस दैट पार्ट्स ऑल्सो, वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जो है आप छोड़िए मत, हर एक लाइन हर एक पेज को रीड कीजिए, राइट। अगर आप हर एक लाइन और हर एक पेज को रीड करते हैं तो आई एम गारंटीइंग यू कि डेफिनेटली
आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, आप एनसीईआरटी को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर करने वाले, राइट। सो द आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनएज, यानी कि क्या होता है, सबसे पहले तो आप आरएनए एंड आरएनएज एंड आरएनएज के बारे में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आर एन एज, ये वाला आरएनएज जो है इसका मतलब है बहुत सारे आरएनए। वहीं जो आपका ये वाला आरएनएज है, ये वाला जो है ये है जो कि आरएनए को ब्रेक कर सकता है, इट इज अ एंजाइम, राइट। तो आप इन दोनों के डिफरेंस को याद रखेंगे। सो जो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है दैट फॉर्म्स योर आरआरएनए, यानी कि जो राइबोसोमल आरएनए है उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है। एंड जो यूकैरियोटिक जो यूकैरियोटिक जितने भी राइबोसोम्स होते हैं उनमें बेसिकली 3 टाइप के ही आरएनए होते हैं, दैट इज 18S, 28S एंड 5.8S। ये जो है एस मैंने आपको बताया था सेल चैप्टर में अगेन कि स्वेटबर्ग कांस्टेंट होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये जो है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो ये किस रेट पे सेटल डाउन होते हैं और किस लेवल पे सेटल डाउन होते हैं उसके बेसिस पे कुछ नंबर दिया गया है। किसी भी मटेरियल को आप दे सकते हैं, ये आरएनए है, हो सकता है प्रोटीन हो सकता है, एनीथिंग। Whereas the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5srRNA। ये srRNA क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन, snRNA इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। द RNA polymerase 2 transcribes the precursor of mRNA। ये आप ध्यान रखें कि जो mRNA है वो डायरेक्टली ट्रांसक्राइब नहीं होता है, उसके लिए जो है कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे टेलिंग एंड कैपिंग वाली पार्ट में। लेकिन जो हमारा RNA polymerase 2 है वो बेसिकली ट्रांसक्राइब करता है hnRNA, दैट इज हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि ये एक ऐसा आरएनए है जो कि आफ्टर सम प्रोसेस ये जो है mRNA में कन्वर्ट होने वाला है। जब हम इसकी कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और इससे जो है इंट्रॉन्स को निकाल देंगे बेसिकली, तब ये mRNA में कन्वर्ट होगा, राइट। Then we can see here the second complexity is that the primary transcript contains both the exons and the introns and are non-functional, यानी कि जो हमारे जो हमारा बनेगा आरएनए आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, उसमें जो है इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स दोनों के दोनों हो सकते हैं, जो कि दोनों के दोनों हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें जो है इंट्रॉन्स को बाहर निकालना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर स्प्लाइसिंग। एंड साथ में हमें एमआरएनए को इतना स्टेबल बनाना है कि वो राइबोसोम में थोड़ी देर टिक सके। राइबोसोम में थोड़ी देर टिकने के लिए टू बी स्टेबल इट नीड्स टू बी कैप्ड एंड टेल्ड। तो जो हमारा आरएनए है उसकी दोनों साइड्स पे कुछ ना कुछ हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे जो है ये दोनों साइड्स जो है वल्नरेबल ना हो फ्रॉम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और एनी अदर डेंजरस थिंग। क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो आपने पढ़ा होगा अरीना ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि बहुत सारी हज़ारों केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे जारी होती हैं हमेशा। जो जितनी भी आपकी पेरोक्साइड रिएक्शंस हैं, जितने भी आपकी ग्लाइकोलिसिस एक्सेट्रा, सारी की सारी रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होनी होती है। सो इन सब से बचने के लिए देयर इज कैपिंग एंड टेलिंग। The significance of such complexity is now beginning to be understood. The split gene arrangement represents probably an ancient feature of the genome. The presence of intron is remnant of antiquity, and the process of splicing represents the dominance of DNA world, the RNA world। यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें पता चलता है कि जो हमारे RNA है वो डायरेक्ट mRNA क्यों नहीं फॉर्म होता है। इसकी दो चीज़ें हैं कि पहले तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो हमारा है, यानी एक्सॉन, देन कुछ बेसिस के बाद दोबारा एक्सॉन, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है जिससे हमें आगे चल के पॉलीपेप्टाइड मिलने वाला है वो कुछ दूर दूर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो है एक एंटीक्विटी शो करता है, यानी ये जो है एक स्पेशलिटी शो करता है हमारे डीएनए की। साथ ही साथ ये जो हमारी स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है ये शो करता है आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस का, यानी आरएनए किस तरीके से हमारे जो जीनोम है उसमें इम्पॉर्टेंट है एंड किस तरीके से हमें उसकी इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फॉर द पॉलीपेप्टाइड, राइट। In recent times, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living system have assumed more importance। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो RNA है उसकी डिपेंडेंस या RNA वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। नाउ वी सी द कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस। तो अब सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि जो आपका ये DNA है, यहाँ से आपने बना लिया ये RNA।
ये जो है आरएनए की सबसे पहले होती है कैपिंग। इनकी जैसे ही ये बाहर आएगा इसको स्टेबलाइज करना होता है। इनकी जो इसका जो आपका मुंह है कह सकते हैं आप, इसका जो सिरा है उसको है आपको कैप करना पड़ेगा, यानी इसका कुछ ऐसा कैप लगाना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हैं टोपी पहनानी पड़ेगी इसे, जिसकी वजह से इसका सर बच जाए। लाइक हम भी हेलमेट पहनते हैं ताकि हमारा सर बचा रहे, राइट। तो इसको जो है हेलमेट पहनाया जाता है MgPPP, यानी कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट का। यानी कि ये एक जो नाइट्रोजनस बेसिस है ग्वानोसिन, उसके ऊपर जो है मिथाइल ग्रुप लगा होता है, साथ में ट्राइफॉस्फेट लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। ये जो है कैपिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद जो है आपका आरएनए जब पूरी तरीके से बाहर आ जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंट्रॉन्स हैं जो आप येलो में देख रहे हैं, रेड में यहाँ पे इंट्रॉन्स को शो किया गया है। वैसे यहाँ पे कुछ ऐसा क्लियर शो नहीं होता है, तो यू डू नॉट जस्ट एज्यूम कि ऐसा कुछ होता होगा। तो यहाँ पे अलग अलग शो हुआ है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है आपका बीच में जो मेरी दोनों उंगलियां हैं, यहाँ पे ये हाथ जो है दोनों के दोनों ये एक्सॉन है, एंड बीच में ये जो है आपकी दोनों उंगलियां, इतनी लंबाई है इसकी इंट्रॉन्स की, इसको हमें रिमूव कराना है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों साइड से ऐसे डायरेक्ट कट कर देंगे, इनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसको जो है पहले इन दोनों को ऐसे लूपिंग होती है इन दोनों की, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनकी लूप्स बने हुए हैं छोटे छोटे, राइट। इनकी इस तरीके से लूपिंग होती है, लूप बनते हैं, इस तरीके से लूप बनता है, एंड देन इस लूप को यहीं से डायरेक्टली पूरे लूप को आई थिंक आई कैन शो यू। तो ये जो है पूरा का पूरा जो लूप है इसे यहाँ से, हाँ ये हो गया क्लियर, यहाँ से ऐसे कट कर लिया जाता है एंड ये पूरा लूप ही आउट हो जाता है, राइट। इस स्लाइसिंग हो गई हमारी। उसके बाद क्या होता है, ये जो है पार्ट्स निकलने के बाद यहाँ पे आपका जो है बच जाना चाहिए था सिर्फ जो है आपका स्ट्रक्चरल जो आपका आरएनए है, बट जो दूसरी साइड है वो भी वल्नरेबल है। उसके लिए की जाती है टेलिंग। टेलिंग क्या होती है कि वहाँ पे लगाया जाता है पॉली ए टेल। यहाँ पे आई थिंक आपको पता होगा कि ए जो है दैट इज एडेनाइन, यानी कि एडेनिन जो है बहुत सारे जो नाइट्रोजन बेस है उसकी एक टेल, बहुत सारी जो है एडेनिन 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 एडेनिन, ऐसे एक लंबी चेन बन जाती है एडेनिन की, और इसको जो है जोड़ दिया जाता है फ्रॉम द टेल ऑफ द HNRNA। जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाती है, नाउ इट इज योर कंप्लीट मैच्योर mRNA। तो हमने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो क्या है, साथ में सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपने जाना, जितने भी आपके प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग है उसके बारे में जाना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपने पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू कुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, साथ में इसे शेयर करें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत हो और वो ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ना चाहते हो। साथ में कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर किसी और चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, उनकी ऊपर वीडियो बन जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आपको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आपको आपके लिए बेटर वीडियोस आगे लाने वाला हूँ। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। आप ये वीडियो ज़रूर देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को देखे बिना न जाएं, राइट।